हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पीछे अभी पढ़ रहे थे ट्रस्टीशिप काउंसिल और अब हम आ गए हैं चैप्टर 14 पे, वो ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर, जिसमें है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर के आर्टिकल 92 से 96 तक दिया गया है, मगर इसका जो है इंटरनेशनल कोर्ट स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जिसे हमें बाद में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिससे हमें पूरी नॉलेज मिल जाएगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ द मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन अंडर आर्टिकल 7। तो अंडर आर्टिकल 7 में हमने पढ़ा था कि जो यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गन्स जो हैं वो हमने आर्टिकल 7 में पढ़े थे। आर्टिकल 92 जो है ICJ के बारे में बताता है। एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 92 ऑफ यूनाइटेड नेशन ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल रेगुलेट एंड फॉलो द प्रोविजन स्पेसिफाइड इन स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आर्टिकल 92 बताता है कि जो भी प्रोविज़न आर्टिकल 92 में दिए गए हैं वो फॉलो करेगी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, और जो प्रोविजंस दिए गए हैं स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉलो करेगी। स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिपेंड अपॉन द स्टैट्यूट ऑफ परमानेंट ICJ। तो स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो डिपेंड करता है ICJ के परमानेंट स्टैट्यूट पे। In San Francisco Conference, it was decided that ICJ shall be established as important organ and principal judiciary organ of United Nations। तो सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस, जिससे कि यूनाइटेड नेशन चार्टर हमारा लागू हुआ था, उसमें डिसाइड किया गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज इम्पॉर्टेंट ऑर्गन की तरह इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा, और प्रिंसिपल जुडिशल ऑर्गन जो होगा वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होगा यूनाइटेड नेशंस का। अब हम आगे आ जाते हैं। As per the provision of Article 93, it is well presumed that all the members of United Nations have adopted this statute। तो आर्टिकल 93 के जो आर्टिकल 93 है वो प्रिज्यूम करता है कि जिसने भी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर अडॉप्ट किया है उसने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए भी अडॉप्ट किया है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को भी वो मानता है। देयर शैल बी 2 टाइप ऑफ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हु शैल अडॉप्ट द स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो 2 तरीके के मेंबर हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो कि स्टैट्यूट इसका अडॉप्ट करेंगे। अदर स्टेट विच आर नॉट द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन में ऑल्सो अडॉप्ट the statute of international court of justice on the condition specified and recommended by security council and conformity with the general assembly। तो जो भी स्टेट हैं जिन्होंने अभी तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टैट्यूट को अडॉप्ट नहीं किया है, वो जो है वो स्टेट अडॉप्ट कर सकती हैं और सिक्योरिटी काउंसिल उसे कंफर्म करेगी, सिक्योरिटी काउंसिल की रिकमेंडेशन द्वारा, और जनरल असेंबली उसे कंफर्म करेंगी। अब इम्पॉर्टेंस इसकी बहुत है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की, वो हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस। एज पर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 1 ऑफ स्टैट्यूट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ऑल फंक्शन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी गवर्न अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ प्रेजेंट स्टैट्यूट। तो जो प्रेजेंट स्टैट्यूट के द्वारा जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का प्रेजेंट स्टैट्यूट है उसके द्वारा ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वर्क करेगी। और UNO के प्रेसिडेंट हैं हमारे एंटोनियो गुटेरेस। अब हम आगे आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ये हमारा स्टैट्यूट में दिया गया है फ्रॉम आर्टिकल 3 to 15। आर्टिकल 3 में दिया गया है जो है कि 15 जजेस होंगे टोटल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में किसी भी केस में, और कोई भी सेम कंट्री से 2 जज नहीं होंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं क्वालिफ़िकेशन। तो क्वालिफ़िकेशन हमें दी गई है आर्टिकल 2 में। तो क्वालिफ़िकेशन ऑफ जजेस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी? दे शैल बी इंडिपेंडेंट एंड विदाउट considering their nationality they shall be elected by general assembly with the recommendation of security council। तो जो भी जजेस होंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के वो इलेक्टेड किए जाएंगे जनरल असेंबली द्वारा और रिकमेंड किए जाएंगे सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा।
जजेस मस्ट बी ऑफ हाई मोरल कैरेक्टर, उनके पास हाई मोरल कैरेक्टर होना चाहिए, बियरिंग द क्वालिफिकेशन नेसेसरी, और उनके पास जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है वो होनी ही चाहिए इन देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीज़, उनकी कंट्रीज़ के अंदर, फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ हाईएस्ट जुडिशियल सर्विस। ये हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हाईएस्ट जुडिशियल सर्विस भी मानते हैं, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल पे है और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड या इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड सारे जितने भी डिसीजन होते हैं वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा ही आते हैं। दे मस्ट बी रिकगनाइज जूरिस्ट, या तो वो रिकगनाइज जूरिस्ट हो एंड लीगल एडवाइज़र एट इंटरनेशनल लेवल, या फिर वो लीगल एडवाइज़र हो इंटरनेशनल लेवल के, हैविंग हाई कॉम्पिटेंसी इन इंटरनेशनल लॉ, और उनको इंटरनेशनल लॉ की बहुत ही अच्छे से जानकारी हो। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो ये आर्टिकल 4 में दिया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसीजर क्या होगा, जो कि आर्टिकल 4 में दिया गया है। द मोड ऑफ इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस शैल बी बाय मेजॉरिटी ऑफ जनरल असेंबली, तो एंड सिक्योरिटी काउंसिल बाय इलेक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ द पर्सन्स नॉमिनेटेड फॉर परमानेंट कोर्ट, तो जनरल असेंबली द्वारा तो उसकी मेजॉरिटी द्वारा उसे क्या कहते हैं चुने जाएंगे, उनका प्रोसीजर उनको चुने जाएगा, और सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा उसका इलेक्शन होगा। और द पर्सन नॉमिनेटेड फॉर द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इफ़ दे आर नॉट मेंबर ऑफ जनरल असेंबली बट मेंबर ऑफ स्टैट्यूट, तो अगर जो जजेस हैं वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए भी चुने जा सकते हैं, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए भी चुने जा सकते हैं, जो कि जनरल असेंबली द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, और वो जनरल असेंबली के मेंबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, मगर वो स्टैट्यूट के मेंबर होने चाहिए, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के स्टैट्यूट के मेंबर होने ही चाहिए। अब हम आगे आ जाते हैं। बिफोर 3 months ऑफ इलेक्शन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल असेंबली एड्रेस लिस्ट ऑफ जजेस फ्रॉम ग्रुप, तो 3 month के जो इनकी जो टर्म ख़त्म होती है आईसीजे की, उसके 3 months पहले जनरल सेक्रेटरी जनरल ऑफ जनरल असेंबली को जो है लिस्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है सिक्योरिटी काउंसिल को, फिर वो जजेस चुने जाते हैं। दे मे ऑल्सो मेक द रिकमेंडेशन एज पर दी कन्वेंशन ऑफ हेग कन्वेंशन 1907, तो वो हेग कन्वेंशन के द्वारा भी चुने जा सकते हैं फॉर पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट, तो पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट के लिए भी। एंड एट दिस स्टेट 3 months बिफोर द इलेक्शन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन शैल एड्रेस राइटिंग अ रिक्वेस्ट टू मेंबर ऑफ परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो जनरल असेंबली जो सेक्रेटरी जनरल होंगे यूनाइटेड नेशन के, वो एक लिस्ट भेजेंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को, और फिर वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उस लिस्ट में से मेंबर्स चुनेगी, और फिर सिक्योरिटी काउंसिल उन मेंबर्स को चुन के उन्हें जजेस बना देगी। एंड नो ग्रुप शैल सेंड द नेम और नॉमिनेट मैक्सिमम 4 person ऑफ दैट पोस्ट, के कोई भी एक ही कंट्री में से 4 person से ज़्यादा उस पोस्ट के लिए नहीं चुने जाएंगे। इन आर्टिकल 10 ओनली दोज कैंडिडेट कैन बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ आईसीजे हु शैल ऑब्टेन द मेजॉरिटी, तो फिर आर्टिकल 10 ऑफ स्टैट्यूट है, तो उस आर्टिकल 10 द्वारा ही चुने जाएंगे हु शैल ऑब्टेन द मेजॉरिटी, जिनको मेजॉरिटी मिलेगी वो ही जजेस चुने जाएंगे। If 2 person of same nationality are elected, then who is older in age shall be nominated, अगर 2 person एक ही कंट्री से चुने जाते हैं तो उस कंट्री में जो उस कंट्री का ओल्डर एज का जो जज होगा उसे नॉमिनेट किया जाएगा आईसीजे के लिए। फॉर द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ आईसीजे हाउ मैनी मीटिंग ऑफ जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल कैन बी कॉल्ड, तो इलेक्शन जो होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, उसके लिए मीटिंग करनी पड़ती है जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल को, उसके लिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मीटिंग कितनी हो सकती हैं, उसके लिए है 3 मैक्सिमम मीटिंग्स। अगर आप अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड सेलेक्शन कमेटी शैल टेक द डिसीजन बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और सिलेक्शन कमेटी जो है मेजॉरिटी द्वारा उन जजेस को चुनेगी। इट शैल बी सबमिटेड
टू जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल फॉर देयर रिकमेंडेशन। तो जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल जो है रिकमेंड करेगी और सिलेक्शन कमेटी उन जजेस को चुन लेगी। अगर आपने मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।